दोस्तों आज पेप गार्डियोला ना अपना 1000th गेम मैनेज कर रहे थे, 1000वां मैच था उनका। और इन 1000 मैचेस में एज अ मैनेजर वो 716 मैचेस जीत चुके हैं। ये जो उनकी आज विन थी ये 716वीं विन थी, यानी लगभग 72% का विन परसेंटेज हो जाता है। अब देखिए काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं जिन्होंने 1000 या उससे ज़्यादा मैचेस मैनेज किए हैं, लेकिन शायद ही कोई मैनेजर होगा जिसका इतने बड़े स्पेल में 1000 मैच मतलब 4 डिजिट्स में अगर आपने मैनेज कर लिया है तो आपका 70 से ज़्यादा विन परसेंटेज होगा। और दैट्स द रीज़न वाई पेप गार्डियोला एक मॉडर्न ग्रेट मैनेजर, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो ही है अगर मैनेजर्स की लिस्ट में माने, बट मॉडर्न ग्रेट है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी डिबेट करते हैं लोग अपनी अपनी जो भी है। और यही रीज़न है दोस्तों कि क्यों आप पेप गार्डियोला को काउंट आउट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा सीज़न नहीं हुआ है या 2 सीज़न हुए हैं जहां पे पेप गार्डियोला विनलेस रहे हैं। अगर हम लीग टाइटल की बात करें, अगर वो एक लीग टाइटल हारते हैं तो फॉर श्योर वो कम बैक करते हैं और 200% होता है कि वो अगले सीज़न लीग टाइटल जीत रहे होते हैं। इस साल कुछ ज़्यादा ही स्लो स्टार्ट हुआ मैन सिटी का। फिर से कई बार होता है कि मैन सिटी का थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है सीज़न का, लेकिन इस बार फिर से मैन सिटी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। रॉड्री फिर से इंजर्ड हो गए, केविन डी ब्रुयना छोड़ के गए, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो छोड़ के गए हैं। नए प्लेयर्स आए हैं, ट्रांजिशन में है टीम। नए प्लेयर्स को आते ही फिर इंजरी हो गई। क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? एंड जस्ट लाइक दैट दोस्तों, मैन सिटी आर बैक इन द टाइटल रेस। यहाँ पे आर्सेनल जहाँ पे लग रहा था रन अवे लीडर्स हैं 2-3 हफ्ते पहले तक कि भाई गोल भी नहीं खा रहे, गोल छोड़िए शॉट ऑन टारगेट भी कंसीड नहीं कर रहे हैं। एक मैच ड्रॉ होता है उनका सनदरलैंड से। यहाँ पे मैन सिटी अपने मैचेस जीतती है। जो गैप बहुत ज़्यादा लग रहा था सडनली सिर्फ 4 पॉइंट का गैप रह जाता है। एंड दिस इज पेप गार्डियोला एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मैन सिटी। ये आपके सामने इस चीज़ का प्रमाण है। 3-0 से हरा दिया है लिवरपूल को मैनचेस्टर सिटी ने, और एक तरफा मैं कहूँगा डोमिनेशन है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का। और क्रेडिट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा पेप को तो देखिए हम क्रेडिट देते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक टैक्टिकल स्विच किया है इस मैन सिटी में, जो एवोल्यूशन हम फिर से देख रहे हैं मैन सिटी में, उसको आपको क्रेडिट देना होगा, उसको आपको रिकग्नाइज करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा कि पेप गार्डियोला फिर से एक नई तरीके से फुटबॉल खिला रहे हैं मैन सिटी को। लिवरपूल की अपनी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लिवरपूल की खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से वो आउट प्ले हो रहे हैं वीक इन वीक आउट हर ऑपोजिशन से। तो ये अब देखना होगा कि आर्ने स्लॉट के पास कितना टाइम है, और जब एक रन ऑफ फिक्सचर्स है उसमें अगर लिवरपूल को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो क्या होगा। बट अगर मैं इस मैच की बात करूं तो अगेन कोई ऐसा मैं नहीं कह सकता मोमेंट जहां पर लिवरपूल ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली हो। लोग बात कर सकते हैं कि भाई रेफरिंग डिसीजन थे, पेनल्टी मिली मैन सिटी को, बचा ली मामरदाशविली ने। अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे वो पेनल्टी नहीं थी। वैन डाइक का गोल होता है, रूल आउट हो जाता है, अगेन कंट्रोवर्सी, क्या एंडी रॉबर्टसन एक्चुअली इंटरफेयर कर रहे हैं प्ले में? मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन था, ऑफ साइड था। लेकिन ये दोनों डिसीजन ना मैन सिटी के फेवर में चले गए तो बहुत बातें हो रही थी। बट जिस तरीके से उसके बाद मैन सिटी ने गेम खेला है ना, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा लोग मैच के बाद उन डिसीजंस की बातें भी कर रहे थे। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि वो गोल हो भी जाता वैन डाइक का तो भी शायद मैन सिटी ये मैच आराम से जीत जाती। गेम स्टेट ज़रूर बदलती है, गोल अब कोई भी टीम कंसीड करती है, कोई भी टीम इक्वलाइज करती है, लेकिन आज बुरी तरीके से आउटप्ले कर दिया मैन सिटी ने लिवरपूल को। क्या लिवरपूल बहुत ज़्यादा खराब खेल रही थी या मैन सिटी बहुत अच्छा खेल रही थी? आई वुड से मैन सिटी ने ना टैक्टिकली आउटप्ले किया है लिवरपूल को, पूरी तरीके से कुछ करने ही नहीं दिया। मतलब अगर आप देखेंगे तो 38th मिनट में, आई थिंक 38th या 37th मिनट में, उसी टाइम फ्रेम के आसपास वैन डाइक ने वो गोल स्कोर किया था। उससे पहले लिवरपूल ने कुछ भी नहीं किया था पूरे मैच में। इट वाज ऑल मैन सिटी, ऑल मैन सिटी। तो यहाँ पे एक जो चीज़ आपको मैन सिटी की देखनी होगी और जो चेंज हुई है पिछले कुछ सीज़न में, पहले मैन सिटी क्या करती थी? मैन सिटी ना बहुत ज़्यादा प्रेस करती थी। मैन सिटी आपसे डेंजरस एरियाज में बॉल जीतती थी, पोजेशन भी खुद रखती थी और नचा के रख देती थी आपको। फिर वो फॉरवर्ड लाइन में आके तबाही मचा देते। केडी भी होते थे, हालैंड को ढूंढ रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा है, फिल फोर्डन है, बहुत डायनेमिक जो है फ्रंट लाइन है, जैक ग्रिलिश भी होते थे। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते थे मैन सिटी के पास, अलग अलग तरीके से आपको अटैक करते थे। अब पेप ने क्या आइडेंटिफाई किया है कि भाई मेरे पास ना केडीबी जैसा क्रिएटर अब नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
तो मैं ना डिफेंड अच्छा करता हूँ, मैं प्रेशर इनवाइट करता हूँ। ये मैन सिटी टीम क्या करती है, प्रेशर इनवाइट करती है। एक ना बहुत अच्छे से मिड से लो ब्लॉक में वो सेटअप हो जाता है। लो ब्लॉक तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते इसको, बट एक अच्छा उनका डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। 5-3-2 की एक शेप हो जाती है ऑफ द बॉल। उसमें आपके बर्नार्डो सिल्वा और फिल फोर्डन पीछे आते हैं, मिडफील्ड में नंबर्स ऐड करते हैं। और मैन सिटी जब बॉल को जीतती है, जब भी उन पे अटैक हो रहा होता है, उसके बाद ये लोग रिलीज वॉल की तरह ऐड करते हैं फोर्डन और बर्नार्डो सिल्वा। वहां से मैन सिटी बिल्ड करती है। फिर ये प्लेयर्स यूज करते हैं पेस जेरेमी डोकू का लेफ्ट हैंड साइड में और रायन शिर्की की क्रिएटिविटी राइट हैंड साइड में। और हालैंड जो बीच में खड़े हैं, द बोहीमथ, द बीस्ट, द मशीन, द एनिमल, द ट्रैक्टर, द ट्रक, द बुल, द ऑक्स, जो भी आपको कहना है, मतलब जितने भी आप एडजेक्टिव्स यूज करें, सुपरलेटिव्स आप यूज करें, कम है इस बंदे की प्रॉयस को डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों, जब इतना आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है ना जो आपके आइडेंटिटी से थोड़ा सा अलग है, और वो आप यूज़ करके सेटल इन करके प्लेयर्स को एक नई आप आइडेंटिटी अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया स्टाइल ऑफ प्ले, आप नई फिलॉसफी आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पेप गॉर्डियोला है यार, इसको कैसे आप हल्के में ले सकते हो? किस तरीके से आप बोल सकते हो कि सिटी के अगर 2-4 मैच खराब हो गए तो भाई इनका तो मैटर ओवर हो गया, इनकी टाइटल रेस खत्म हो गई, ये तो वन ट्रिक पोनी है, सिर्फ हालैंड को बॉल देते हैं और ये गोल करते हैं। आज बातें होंगी जेरेमी डोकू की, जिस तरीके से जेरेमी डोकू का गेम रहा, मतलब जो कॉनर ब्रैडली के साथ आज किया है जेरेमी डोकू ने, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता क्या हुआ है आज उस राइट हैंड साइड पे लिवरपूल की। जेरेमी डोकू ने जो पूरे मैच में तबाही मचाई है वो एक हाईलाइट है। हालैंड ने जो गोल स्कोर किया है डिस्पाइट मिसिंग द पेनल्टी, वो एक हाईलाइट है। निको गोंजालिस का जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस था वो एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी बातें होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, निको ओराइली यंगस्टर, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। वेरी गुड सेंटर बैक पेयरिंग ग्वार्डियोल और रूबेन डियास की, कोई मौका ही नहीं दिया किसी भी तरीके का लिवरपूल को। डिफेंसिव मास्टर क्लास हो गई है उनकी बैकलाइन की। मथायस नूनेस अगेन अ मिडफील्डर कन्वर्टेड इनटू अ राइट बैक। पहला जो गोल था हालैंड के लिए, क्या शानदार असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन मेरे लिए जो प्लेयर जिसने सबसे इंपॉर्टेंट आज परफॉर्मेंस दिया ना मैन सिटी के लिए, वो है फिल फोर्डन। कभी कभी क्या होता है ना कि मैन सिटी के पास इतना टैलेंट होता है ना, और हालैंड इस तरीके के नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई फिल फोर्डन भी कितने अच्छे फुटबॉलर हैं। भाई फोर्डन की एक अलग साइड ही अनलॉक कर दी है पेप गार्डियोला ने, और ये बंदा करते आता है भाई, सीजन ऑन सीजन विद टीम आफ्टर टीम, की भाई कोई प्लेयर होता है और उसको एक अलग प्रोफाइल का प्लेयर बना के उसकी पोटेंशियल के हिसाब से उसको खिलवा के टीम का भला करा देता है। चाहे वो जॉन स्टोन्स को डीएम बनाना हो, मथायस नूनेस को आप देख रहे हैं अभी राइट बैक बनाना हो, जाओ कंसेलो जो एक राइट बैक था उनसे लेफ्ट बैक खिला के जिस तरीके से यूटिलिटी निकलवाई, जैक ग्रिलिश जो एक फ्री फ्लोइंग एक्सप्रेसिव लेफ्ट विंगर थे, उनसे डर्टी वर्क करवाना वो ट्रेबल सीजन में। तो जो प्लेयर जो चीज़ नहीं करता है लेकिन पेप को पता है कि इसमें पोटेंशियल है वो चीज़ करने की, आई थिंक पेप इज़ द मास्टर ऑफ अनलॉकिंग अ न्यू डायमेंशन टू अ प्लेयर। और फिर ये फिल फोर्डन को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो पीछे आके मदद कर रहे हैं ना, मतलब एट टाइम्स डीप लाइन प्ले मेकर की तरह भी काम कर रहे हैं फिल फोर्डन। जितना भी प्रेशर हो, जितना भी उन पे प्लेयर्स चढ़े हुए हों, मतलब एक जनरल कंपार्टमेंट में अगर मैन सिटी के ये 11 फुटबॉलर हैं, ये वहाँ से भी बिल्ड करके बॉल को बाहर निकाल के स्लीपर कोच में ले जाएंगे भाई। इस तरीके की टेक्निकल एबिलिटी है इनकी। और फिल फोर्डन और बर्नार्डो सिल्वा उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिल फोर्डन का जो आज इन्फ्लुएंस था वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब तारीफ आप अगेन करेंगे, जैसा मैंने कहा निको गोंजालिस की आप कर सकते हैं, जेरेमी डोकू ने तो भाई समा बांध दिया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट मेरे लिए प्लेयर ऑफ द गेम वॉज फिल फोर्डन। आई डोंट नो कि वो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा नंबर्स में अगर हम देखेंगे इस मैच में, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस। क्योंकि वो जो टैक्टिकल स्विच हुआ है ना पेप गार्डियोला का, उसका एविडेंस आपको फिल फोर्डन की परफॉर्मेंस देख के मिलेगा। आप फिल फोर्डन को देखिएगा क्लोजली, क्या किया है उन्होंने पूरे मैच में, और आपको लगेगा कि ये नई मैन सिटी है, नए तरीके की फुटबॉल खेल रही है टीम। बहुत ही ज़बरदस्त यार, क्या मैनेजर है यार। मतलब अगेन इनसे भिड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी के लिए भी। हालैंड ने फिर से आज दोस्तों गोल मारा, और आपको पता है 11 मैच में 14 गोल हो गए हैं हालैंड के, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन दिस पॉइंट इन सीजन। मतलब 11 मैचेस में सिर्फ एक बंदा है जिसने 14 से ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, अभी 14 गोल से हालैंड के। और आपको पता है वो प्लेयर कौन है? खुद अर्लिंग हालैंड। 22-23 सीजन जो ट्रेबल सीजन था मैनचेस्टर सिटी का, उसमें 11 मैचेस में इस पॉइंट तक 17 लीग गोल्स हो गए थे हालैंड के। तो ये बंदा अपने ही रिकॉर्ड बना रहा है, अपने ही रिकॉर्ड चेस कर रहा है, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अगर हालैंड फिट रहे, जो मैं चाहता हूं कि हो, क्योंकि एक जो डाउट रहता है कि भाई जब इतने बड़े स्टैचर के इतने भारी भरकम स्ट्राइकर्स होते हैं जो इतने ज़्यादा एजाइल है, क्योंकि हालैंड जो कर रहे हैं ना साइंस के विरुद्ध है।
हालंड जैसा बड़ा आदमी, इतना लंबा चौड़ा आदमी, इतना एजाइल और इतना पेसी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग ही इन्होंने अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, मतलब बचपन से जो काम किया गया अर्लिंग हालंड पे, वो दिखाता है कि भाई अर्लिंग हालंड की फिटनेस देखो यार। मतलब 89th मिनट पे मुझे याद है, आई थिंक एक 1v1 में थे वो, और मतलब लगता ही नहीं कि हालंड की सांस फूल रही है, ही इज़ फीलिंग द इफेक्ट्स। हाँ ठीक है, ह्यूमन है अल्टीमेटली, हम मशीन मशीन बोलते हैं, हालंड को रोबोट बोलते हैं। 2-3 मैचेस खेलेंगे तो उसका उनको असर दिखेगा, हो सकता है सीजन जैसे जैसे प्रोग्रेस हो थोड़ा सा उसका इफेक्ट हमें दिखे। बट ये जो एक फिजिकल स्पेसिमेन है ना अर्लिंग हालैंड, ये भाई वन ऑफ अ काइंड ही है। ऐसा फुटबॉलर मैंने पहले तो नहीं देखा है भाई कभी। तो भाई इससे तो आप नहीं पार पा सकते जो हालैंड ने आज किया। कुनाटे अगेन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से वो बचा सकते थे वो, लेकिन हालैंड को क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से उन्होंने बॉल को गोल पे रखा। और फिर जो सेकंड गोल था अगेन, पता नहीं वैन डाइक क्या कर रहे थे, पता नहीं उन्होंने पैर क्यों बाहर निकाला, सीधा सीधा शॉट निको गोंजालेस का आ रहा था मामरदाशविली के पास, डिफ्लेक्शन से रॉन्ग फुट हो गया, वो गोल हो गया और गेम किल हो गया दोस्तों 3-0 पे, जब डोकू ने वो शानदार गोल मारा। और डोकू भी आई थिंक अगर आप सिटी के वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स पे बात करेंगे तो वो डोकू होंगे। तो जेरेमी डोकू ने जिस तरीके से सीज़न शुरू किया ना, आप कह सकते हैं कि ही इज़ अमंग्स द बेस्ट विंगर्स इन द लीग दिस सीज़न। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और एक सिटी प्लेयर के लिए आप नहीं कह सकते कि उसने ख़राब परफॉर्म किया। इवन डोनारूमा एट टाइम्स, जिस तरीके से उन्होंने सेव्स किए कुछ, एक बार आके उन्होंने बॉल को स्वीप भी किया था 1-2 बार आके, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। तो ये मैन सिटी की अच्छी बातें थी जिनकी वजह से वो मैच जीते। अब मैं लिवरपूल पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और मैं लिवरपूल से इसलिए शुरू नहीं हुआ इस वीडियो में क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि मैन सिटी ने तो कुछ किया नहीं और लिवरपूल खराब थी इसलिए मैन सिटी ने उन्हें पेल दिया। तो मैन सिटी को उनका ड्यू क्रेडिट देना ज़रूरी है, लेकिन अब लिवरपूल की प्रॉब्लम्स पे आते हैं और लिवरपूल क्यों इतना ख़राब खेल रही है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। मतलब मैं क्या बोलूँ कि नए प्लेयर्स आ गए हैं, कि ट्रेंट की कमी खल रही है, कि लुइस डियास जो ऑफ द बॉल डर्टी वर्क करते थे वो समझ नहीं आ रहा है, उसकी कमी है, ऐसा कोई और प्लेयर नहीं है करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा ये सब होता और इसकी कमी खल रही होती तो वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो बीच में एक परफॉर्मेंस आ गई, वो क्या आई है, वो कहाँ से आ गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अच्छा फाइनली ग्रेवनबर्ग, सोबोस्लाय और ये मैकेलिस्टर का जो मिडफील्ड है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मिडफील्ड था लास्ट सीजन तक, ये खिला दिया है आर्ने स्लॉट ने। तो अब समझ आ गया होगा लिवरपूल को कि हाँ भाई यही करते हैं हम, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, शोबोस्लाय को राइट बैक खिलाने से कोई सेंस है नहीं, कॉनर ब्रैडली पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये अब हमें कुछ टर्न इन फॉर्म देखने को मिलेगा, लिवरपूल से कुछ बेटर फुटबॉल हमें देखने को मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए कह सकते हैं आपकी टीथिंग इश्यूज ऑफ अ न्यू सिस्टम है, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को कि वर्ड्स नए खिलाड़ी हैं, एक्यूटी के नए खिलाड़ी हैं, करकेज हो गए नए खिलाड़ी हैं, ब्रैडली भी मतलब अब स्टार्टिंग राइट बैक की तरह खेल रहे हैं, उनसे पहले तो ट्रेंट ही खेल रहे थे लास्ट सीजन तक। उसके बाद ईसैक इंजर्ड हो गए, अंदर बाहर हो रहे हैं इंजरी से, फ्रिम्पोंग भी बाहर है। तो ये अभी कह सकते हैं आपकी नए प्लेयर्स हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन नए प्लेयर्स तो बहुत सारी टीमों में, नए प्लेयर्स तो मैन यूनाइटेड में भी आए हैं, एम्बुएमो, कूनिया वगैरह, उनके पास नए प्लेयर्स आए हैं, गोलकीपर उनके नए हैं। मैन सिटी में कितने सारे नए प्लेयर्स आए हैं, रायन शेरकी आए हैं, आयत नूरी आए हैं, आपके ये क्या नाम है, तिजानी राइंडर्स आए हैं, जेरेमी डोकू अब जाके प्रॉपरली, मतलब ठीक है जेरेमी डोकू आ गए थे पहले ही, लेकिन अब जाके आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको उनके रोल में खिलाया जा रहा है जो समझ आ रहा है। चलिए डोको रेलिवेंट नहीं होता इस केस में एग्जाम्पल, बट कई सारे प्लेयर सिटी में भी नए आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब सिर्फ लिवरपूल ने नए प्लेयर साइन किए और किसी टीम ने साइन ही नहीं किए। भाई स्पर्स के पास नए प्लेयर्स आए हैं, आर्सेनल के पास नए प्लेयर्स आए हैं, चेल्सी के पास नए प्लेयर्स आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सेटल होने के लिए टाइम तो कोई टीम नहीं ले रही। और स्पेशली आप तो चैंपियंस हैं, तो आपका पास तो एक टेम्पलेट सेट था, उसमें बस आपको आके नए प्लेयर फिट करने थे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी स्क्वाड में ना बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ हद तक ट्रेंड को मिस कर रहे हैं, लुइस डियास को मिस कर रहे हैं, लेकिन ये तो अब आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता ना जब आप रिप्लेसमेंट लेके आ गए हैं लाइक फॉर लाइक। क्योंकि आप एक्यूटी के लेके आ गए हैं, आप फ्रिम्पोंग लेके आ गए राइट बैक, आप करकेज लेके आ गए लेफ्ट बैक, मामरदाशविली आपके गोलकीपर आ गए हैं एक और, अलेक्जेंडर इसाक जो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन प्रीमियर लीग या इन वर्ल्ड फुटबॉल आप कह सकते हैं जब हम स्ट्राइकर्स की बात करें, वो है आपके पास। तो क्या है, तो देखिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो साला जो है उनके थ्रू अटैक नहीं बन रहे क्योंकि लास्ट सीजन बहुत कुछ रिलायंस मोहम्मद साला पे थी,
मोहम्मद साला का फॉर्म भी डिप हुआ है। आज जो आप देखेंगे एक चांस मिस किया मोहम्मद साला ने, लास्ट सीज़न अगर साला होते वो उस पोजीशन में तो वो गोल स्कोर हो जाता। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साहिल भाई हमारे वॉच अलॉन्ग पे आए थे, उन्होंने भी ये पॉइंट रेस किया था जो मुझे बहुत सही लगा कि लिवरपूल ना आउट ऑफ बैलेंस तो है ही स्क्वाड, और ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको किस तरीके की फुटबॉल खेलनी है। क्या उनको प्रेस करना है, क्या उनको काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है, क्या उनको लो ब्लॉक में डिफेंड करना है, क्या उनको बैक से बिल्ड करना है। तो अभी ना जस्ट दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस, और ऐसा लग रहा है कि एक टीम बस डाल दिया आपने 11 लोगों की फील्ड पे, और कोई स्टाइल ऑफ प्ले, कोई आइडेंटिटी दिख ही नहीं रही है लिवरपूल की। क्योंकि ऑफ द बॉल भी लिवरपूल को आप देखेंगे तो लिवरपूल की खासियत क्या रही है पिछले कुछ सालों में, कि वो इंटेंसिटी, वो टेनेसिटी, वो प्रेस करते हुए हमें लिवरपूल दिखेगी, जो मैड्रिड के अगेंस्ट हमको देखने को मिला था। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन उस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। कुछ समथिंग इज ऑफ लिवरपूल में ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी मतलब पकड़ में नहीं आ रही है बात कि क्या हो रहा है लिवरपूल के साथ। क्योंकि बात क्या है, ठीक है, नए जब प्लेयर आते हैं, नई जब सराउंडिंग्स होती है आपकी, टाइम हर किसी को लगता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा खराब हो जाएंगे जहाँ पे आप चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, ये चीज़ थोड़ी सी पल्ले नहीं पड़ रही है मेरे। और बात यह है दोस्तों कि अब कितना टाइम है आर्ने स्लॉट के पास, क्योंकि ठीक है एक मैड्रिड वाली आ गई थी विन, फिर आपने एस्टन विला से भी जीता मैच। अब अगर मैं कुछ अगले मैचेस देखूं लिवरपूल के, तो नॉटिंगम फॉरेस्ट से खेलेंगे वो, फिर पीएसवी आइंडोवन से खेल रहे हैं, वेस्ट हैम अवे, संदरलैंड एट होम, संदरलैंड बहुत खतरनाक टीम हमें लग रही है अभी, लीड्स अवे, इंटर अवे चैंपियंस लीग में, फिर ब्राइटन एट होम, फिर टॉटनम अवे, फिर वुल्स एट होम, फिर लीड्स एट होम, फिर फुलम। मतलब जनवरी तक ना इनके पास विनेबल गेम्स हैं काफ़ी। तो अगर ये इन सारे गेम्स में भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे या हारेंगे या ड्रॉ कराएंगे, तो है कितना आर्ने स्लॉट के पास टाइम। क्योंकि अगर आप लीग देखेंगे तो काफ़ी कंपेटिटिव है। लिवरपूल जो आज जीत के थर्ड या सेकंड हो सकते थे लिवरपूल अगर आज जीत जाते, या ड्रॉ भी होता तो भी थर्ड हो जाते या फोर्थ रहते, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। सडनली लिवरपूल फाइंड देमसेल्व्स एट्थ इन द टेबल। मैन यूनाइटेड की इतनी बातें हो रही थी, उनसे मैन यूनाइटेड ऊपर है अभी, 7th पे है मैन यूनाइटेड अभी, और बोर्नमथ से इक्वल है पॉइंट्स पे। यहाँ पे अगर लिवरपूल ने अगर अपने अगले मैच में पॉइंट्स ड्रॉप की, यहीं पे ही ब्राइटन या क्रिस्टल पैलेस जीत गए, तो लिवरपूल हैव अ चांस ऑफ पोटेंशियली स्लिपिंग डाउन इन द सेकंड हाफ ऑफ द टेबल। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लीग टेबल पे नजर डाल सकते हैं। तो कितना टाइम है चीज़ों को ठीक करने के लिए आर्ने स्लॉट के पास, और जब तक अगर चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी तो क्या कुछ रहेगा सीजन में सैल्वेज करने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय लिवरपूल के सामने। तो मैं थोड़ा सा अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है लिवरपूल के साथ। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। बस थ्योरियाँ ही बना सकते हैं हम सब, और देखते हैं भाई किस तरीके से इंप्रूव होती हैं चीज़ें। तो आपकी क्या राय है इस मैच पे, प्लीज़ डू लेट मी नो, और बताइएगा कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस मैन सिटी का। आप लिवरपूल वाली चीज़ पे आपका क्या असेसमेंट है वो भी मुझे बताइए। हाइप कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलता हूँ आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।